हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सॉलिबिलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होता है इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं एंड देन इसके बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स कैसे हो सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। सो सॉलिबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a given amount of solution at a given temperature and pressure. Given temperature and pressure. तो सॉलिबिलिटी इन शॉर्ट हमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन, और जनरली हम लोग इसको सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं एट अ गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो सॉलिबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन के तीन टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ solubility, on the basis of solubility। सो एक जो टाइप हो सकता है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution. Second one is called saturated solution. Saturated solution. And third one is called supersaturated solution. Supersaturated solution. सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सिंस हम लोगों ने डिफाइन किया कि सॉलिबिलिटी हमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितना सोल्यूट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा, इट कंटेन्स less than the maximum soluble amount of solute। तो solute का maximum soluble amount जो था उस टेम्परेचर पर at the given temperature, उससे कम solute ऑलरेडी वहां पे डिजॉल्व है। इट मीन्स हमारे पास स्कोप है कि हम लोग और ज्यादा solute उसमें ऐड कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम जितना solute डिजॉल्व हो सकता था ऑलरेडी उतना solute प्रेजेंट है। सो इट कंटेन्स the maximum soluble amount of the solute at the given temperature, at the given temperature। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ वे इक्विलिब्रियम को स्टेट कर रहा है। सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा, ये मेटा स्टेबल स्टेट है, मतलब ये इवेंचुअली इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट जब भी ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट इट कंटेन्स more than the maximum soluble amount of solute at the given temperature, at the given temperature। ओके, तो जो सल्यूट हमारा अगर सॉलिड सल्यूट था तो उसके प्रोसेस को जब वो डिसॉल्व होता है इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, और जब वो वापस क्रिस्टल बनेगा इट विल बी कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन
saturated solution represents equilibrium, और यहाँ पे क्या होगा, rate of dissolution is equal to rate of crystallization. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेट से हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसी रेट से वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम, बट ऑब्जर्व कब होगा, जस्ट उसके बाद। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी के स्पेसिफिक केसेस अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बिकॉज हम लोग गैसियस, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हमेशा सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड लेने वाले हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड को लिक्विड में जब डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ ये कैसे इफेक्ट हो रहा है बाई टेम्परेचर, प्रेशर, वो अंडरस्टैंड करेंगे। एक जनरल टर्म हमेशा याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन एक जैसे होने चाहिए। अगर सिमिलर इंटरेक्शन है तब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज उसका डिसॉल्व होना बहुत मुश्किल है। इट मीन्स solute and solvent with similar interaction will intermix with each other। ऐसा बोल सकते हो सॉल्यूट वहां पर इजीली डिसॉल्व होगा। जैसे अगर हम लोग NaCl को वाटर में डालते हैं तो NaCl आयनाइज हो जाएगा, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब इन आयंस का अट्रैक्शन जो है H2O, H2O एक डाइपोल है, तो H2O जब डाइपोल बनेगा तो ऑक्सीजन पे डेल माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे डेल प्लस चार्ज, इन डाइपोल्स के साथ इंट्रैक्शन हो सकता है Cl माइनस क्लोराइड आयन का और Na प्लस आयन का। तो ये इंट्रैक्शन यहाँ पर इसको डिसॉल्व करा रहा है। अगर ये इंट्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो ये सॉल्युबल नहीं होता। सिमिलर काइंड ऑफ इंट्रैक्शन वाटर में जब हम लोग वैक्स डालते हैं तो नहीं हो पाता है, दैट्स व्हाई वैक्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये तो हो गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा आ जाएगा डिसोल्यूशन प्रोसेस, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। दैट मीन्स सॉल्यूट को जब डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो या तो हीट आउट हो सकता है या तो हीट एब्जॉर्ब हो सकता है, तो उसका कैसा इफेक्ट होगा ये ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का। सो वी मे राइट दैट dissolution of solid and liquid can be exothermic or endothermic। तो दोनों केसेस देखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोगों ने एक्सोथर्मिक लिया, इफ इट इज एक्सोथर्मिक, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन जीरो, एंड अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक रहा देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो एक में एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, एक में एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट। तो यहाँ पे हीट एज अ प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है, वेयर एज एंडोथर्मिक में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव्स सॉल्यूशन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज बिहेविंग लाइक अ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट के जैसा वहां पर सिंपली ऐड हो जा रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम लोग इस प्रोसेस में मूव करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में
जब हम लोग जा रहे हैं देन टेम्परेचर इंक्रीजेस इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व कर रहा है, टेम्परेचर राइज होगा। इसी में अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे देन टेम्परेचर विल फॉल। वेयर एज एंडोथर्मिक में जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होंगे और हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन जब बन रहा है, तो टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब जाएंगे, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट से अलग होगा देन टेम्परेचर विल राइज। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक दूसरे के अपोजिट यहाँ काम कर रहे हैं। तो अब एक्सटर्नली हम लोगों ने अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया तो इन दोनों में क्या इफेक्ट होगा उसको देखना है। सो solubility in exothermic, अगर प्रोसेस exothermic रहा then solubility decreases with increase in temperature in such cases, with increase in temperature। okay, so solubility of solid and liquid will decrease with increase in temperature in exothermic process। जबकि एंडोथर्मिक में जब जाएंगे हम लोग तो solubility of, या सिंपली ऐसा लिख सकते हैं solubility increases with increase in temperature। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक रहा तो सॉलिड का डिसॉल्व होना ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लोगों ने घर में ऑब्जर्व किया हुआ है। शुगर सिरप, चीनी जब हम लोग पानी में डालते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर ही डिसॉल्व हो पाता है। उससे ज़्यादा डाल दिया तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी स्टिर करें हम लोग उसको। लेकिन उसी को जब हीट करना स्टार्ट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसमें और ज़्यादा चीनी हम लोग ऐड कर पाते हैं। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उतनी ही पानी में ज्यादा चीनी हम लोग ऐड कर पाए। सो दिस प्रूव्स द पॉइंट दैट सॉलिबिलिटी इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा इसमें एक आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल हैं, या बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर कुछ नहीं होगा अगर सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर सो प्रैक्टिकली बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर हार्डली compressible, therefore there is no effect of change in pressure on solubility। याद रखना है ये सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, और प्रैक्टिकली इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज होगा भी, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए वैसा कोई खास चेंज नहीं है। दैट्स व्हाई वी अज्यूम कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, लाइक ऑक्सीजन dissolved in water, ऑक्सीजन dissolved in water, या फिर CO2 in soft drinks और carbonated beverages। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन जब वाटर में डिसॉल्व हुआ, इट वाज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली। बहुत सारे गैसेस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉलिबिलिटी सबकी अलग अलग होगी। लाइक HCl की सॉलिबिलिटी बहुत हायर है, ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली लोअर है। बट एक्वेटिक लाइफ जो भी वाटर में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन।
तो अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहा, दैट मीन्स डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, नेगेटिव रहा होगा इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। अब जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में था, इट्स अ गैस, फ्री है मूव करने के लिए, रैंडमनेस हाई होगा। आफ्टर डिसोल्यूशन रैंडमनेस कम हो गया, वो डिसॉल्व हो गया उसके अंदर में, सो एंट्रोपी बिकेम लेस देन जीरो, चेंज इन एंट्रोपी इज लेस देन जीरो। अब अगर इन वैल्यूज को हम लोग पुट करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में, टेम्परेचर केल्विन के स्केल में रहेगा, तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स माइनस टी डेल्टा एस का पूरा वैल्यू अगर चेक करेंगे, दिस विल बी पॉजिटिव, और डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट वी हैव गॉट एज नेगेटिव। तो अब डेल्टा जी नेगेटिव है और माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू प्लस आ गया, तो डेल्टा एच के पास क्या ऑप्शन बचा, नेगेटिव होना ही उसके पास ऑप्शन है। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, so delta H has to be negative. This means dissolution of gas, dissolution of gas in liquid is an exothermic process. तो गैस जब भी लिक्विड में डिसॉल्व होगा वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सॉलिड वाले केस में अपने पास दो ऑप्शंस थे, यहाँ पे दो ऑप्शंस नहीं मिले, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। तो अब सिंस यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो बाय यूजिंग ली चैटलियस प्रिंसिपल, प्रोसेस क्या चाहेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना, और उसके चलते वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब जो गैस पहले डिसॉल्व हुआ था उसे बाहर आना पड़ेगा। वी कैन सिंपली मेंशन solubility of gas, solubility of gas decreases with increase in temperature, with increase in temperature। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, solubility of gas लिक्विड में उतनी ही कम होगी। तो एक्वेटिक स्पीशीज जो हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, वो कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन अमाउंट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज हाइयर। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो कर सकते हो, एक कोक का बॉटल लेना है, उसको ओपन किया, थोड़ा सा टेस्ट किया, फिज का फिज बनेगा और एक अलग सा टेस्ट भी आएगा उसका, उसको रूम टेम्परेचर तक आने देना है, देन वापस उसको क्लोज कर देना है और फिर चिल करके दोबारा टेस्ट करना है। दोबारा जब टेस्ट करोगे तो उसमें वो टेस्ट चेंज हो चुका होगा, इट विल बी सिंपली शुगर एंड वाटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोगों ने कैप को ओपन करके रखा और टेम्परेचर इंक्रीज होने दिया, तो जो CO2 गैस उसमें डिजॉल्व था वो स्केप आउट कर गया। तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा चिल्ड होते हैं, कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेज हॉट नहीं मिलता है, क्योंकि हॉट ड्रिंक में CO2 डिजॉल्व ही नहीं रहेगा, वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में हमेशा डिक्रीज होगी। ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas in liquid। ओके, तो गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर, गैस को अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो इजिली कंप्रेस होता है। तो यहाँ पे क्या है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हाई प्रेशर पे गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो लिक्विड के अंदर में इंक्रीज हो जाएगी। सो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, इनफैक्ट इसके ऊपर एक लॉ भी, हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ की हेल्प से ही हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। हेनरीज लॉ को ही देखते हैं, तो उसका ही स्टेटमेंट ये है। सो हेनरीज लॉ सेज, it states that
solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above liquid surface. Partial pressure of the gas above liquid surface. ओके, तो गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं दैट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पी ए हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, partial pressure of gas A, and XA is mole fraction of A in solution. Mole fraction of A in solution. Okay. तो A का मोल फ्रैक्शन डिपेंड करा पार्शियल प्रेशर ऑफ A पे। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट ले आएंगे। सो पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। ऑलराइट, के एच स्टैंड्स फॉर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और ये डिपेंड करेगा अपॉन टेम्परेचर एंड अपॉन गैस। हर गैस के लिए डिफरेंट होगा और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी उसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा। तो अल्टरनेटिवली हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज, ऐसा भी स्टेट कर सकते हैं हम लोग। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि अगर हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को इंक्रीज किया तो उस गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाती है। अब एक्सए जो है वो इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ही बता रहा है लिक्विड के अंदर में। तो सॉलिबिलिटी को हम लोग लिख सकते हैं सॉलिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सए, इस पे ही डिपेंड करेगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज, और के एच की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है देन सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, solubility will decrease, and if the value of KH decreases, solubility increases. Okay. तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी है, उसके हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग कि प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा। सो इफ यू सी दिस, W1 एक वेट है जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, एक पिस्टन अज्यूम कर लेते हैं हम लोग उसको, जिसके ऊपर वेट डाल रखा हम लोगों ने। तो अगर प्रेशर कम रहेगा देन लेस पार्टिकल्स आर इनसाइड द सॉल्यूशन फेज, लेकिन जैसे ही प्रेशर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द सॉल्यूशन फेज हैज इंक्रीज। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैसेस उतने ज्यादा डिसॉल्व होंगे। यहाँ पे हमारे पास केज के वैल्यूज भी हैं कुछ। तो हीलियम का जैसे ऑब्जर्व करते हैं तो हीलियम की वैल्यू होगी 293 केल्विन पे 144.97। सेम टेम्परेचर पर N2 का वैल्यू 76.48 एंड सेम टेम्परेचर पर O2 का वैल्यू 34.86। दैट मीन्स एट 293 केल्विन इन तीनों में से सॉलिबिलिटी हाईएस्ट ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन एंड देन हीलियम। हीलियम की सॉलिबिलिटी सबसे कम। अब किसी भी एक गैस के दो डिफरेंट टेम्परेचर्स को देखते हैं, जैसे N2 293 पे 76.48 है और N2 303 केल्विन पे 88.84। KH की वैल्यू इंक्रीज हुई, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हुई। ऑक्सीजन 293 पे 34.86 और ऑक्सीजन 303 पे 46.82। यहाँ भी वैल्यू इंक्रीज हुआ, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होता है केएच का, सॉलिबिलिटी वहां पे डिक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे हेनरीज लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure। तो कार्बोनेटेड बेवरेज जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें CO2 नॉर्मल प्रेशर पे बहुत इजीली ऐड नहीं होने वाला है। तो
3 to 5 एटीएम के प्रेशर पे CO2 का पूरा एटमॉस्फेयर रहेगा, उस पे बॉटल को पैक किया जाता है, सील किया जाता है। तो उस एटमॉस्फेयर पे जब बॉटल को हम लोग पैक करेंगे तो क्या होगा कि CO2 की सॉलिबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हाई प्रेशर है वहां पे और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी बहुत ज्यादा हो गया है। सो उस केस में हम लोग वाटर को सोडा वाटर में चेंज कर सकते हैं, तब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में CO2 का उतना हायर अमाउंट है भी नहीं कि वो उसमें डिजोल्व हो पाए। एक एटमॉस्फेयर अगर सिर्फ CO2 का होता तो समवॉट डिसॉल्व होता भी, बट एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर है सी लेवल पे, और उसमें CO2 बहुत स्मॉल अमाउंट है, इसलिए नॉर्मल वाटर सोडा वाटर में अपने आप चेंज नहीं होता है। अगर अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज कर देंगे तब डिसोल्यूशन ज्यादा हो पाएगा। तो एक एप्लीकेशन है जो हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं इन डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट वन इज स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में जब डाइवर्स डीप डाइव करते हैं वहां पे, सो दे नीड ऑक्सीजन, ब्रीदिंग एपरेटस चाहिए। तो ब्रीदिंग एपरेटस के लिए वो क्या ऑक्सीजन टैंक लेकर के जाएंगे, बट हम लोग ब्रीथ ऑक्सीजन नहीं करते, एयर करते हैं, राइट? इट इज नॉट प्योर ऑक्सीजन। तो अब एयर का जो टैंक होगा उसमें O2 है, N2 है। तो ऐसा अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हम लोग सी लेवल पे थे तो यहाँ एटमोस्फेयर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा था, बट जैसे ही ओशन में गए तो अब ओशन में जितना भी वाटर हमारे ऊपर होगा उसका प्रेशर भी कुछ अप्लाई होगा, ρGH। तो अल्टीमेटली जिस पॉइंट पर वो डाइवर होगा उस पे जो प्रेशर बाहर से लग रहा है दैट इज हायर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब इस प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस N2 भी ब्लड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, बट हमारा बॉडी N2 को तो यूज नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली जब वो डाइवर ऊपर आएगा तो वो N2 स्केप आउट करना चाहेगा, और इसके वजह से एक कंडीशन हो जाती है विच इज कॉल्ड बेंड्स, जिसमें काफी ज्यादा पेन होता है और इट इज डेंजरस टू लाइफ एज वेल। हार्ट स्टॉप भी कर सकता है, चोक कर सकता है, राइट? तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इन द ब्लड, tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium। तो पहले जहाँ पे N2 था, N2 के कुछ अमाउंट को हटा के हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11.7% हीलियम रख दिया वहाँ पे। हीलियम रखने से क्या होगा, केज की वैल्यू अभी चेक की थी, हीलियम की वैल्यू बहुत हायर थी, तो सॉलिबिलिटी ऑफ हीलियम इज लेस। तो हीलियम एक तो डिजोल्व नहीं होगा, और समवॉट अगर डिजोल्व होता भी है तो उसका साइज बहुत स्मॉल है। तो ये हमें अमाउंट ऑफ N2 इन ब्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और बेंड्स का जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स पे जब हम लोग जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग हिल एरियाज में मूव करेंगे ऊपर की तरफ, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा, ऑक्सीजन जो ब्लड में डिसॉल्व हो पा रहा है वो उतना ही कम होता जाएगा। ओके, तो जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं उनके लिए लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए उनका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। तो नॉर्मली ऐसा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि उनका ग्रोथ प्लेन वाले लोग जो होते हैं उनसे थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और जो क्लाइंबर्स वहां पे जा रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा, तो एक्टिमेटाइज करने के लिए पहले उनको थोड़ी देर स्टे करना पड़ता है, 1-2 दिन नीचे वाले एरियाज में स्टे करेंगे, स्लोली दे मूव अपवर्ड्स। ओके, तो जैसे जैसे जितने ज्यादा ऊपर जाएंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी कम होती जाएगी। इन सम केसेस हमें ऑक्सीजन टैंक भी यूज करना पड़ सकता है। और इस वजह से एक कंडीशन यहाँ पे जो बनती है दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया। क्या होगा इसमें, लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and unable to think clearly, and symptoms, these are the symptoms of a condition called anoxia। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, इस टर्म को याद रखेंगे हम। तो एक बेंड्स होता है स्कूबा डाइवर्स के लिए और एनॉक्सिया क्लाइंबर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar और हेनरीज लॉ कांस्टेंट यहाँ पे N2 का दिया हुआ 76.48 किलो बार। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, P of N2 is given as 0.987 बार, ये इंफॉर्मेशन रहा। KH is given as 76.48 किलो बार, इसको बार में चेंज कर देंगे, 76.48 मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power 3 बार। ओके,
इसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ H2O दिया हो तो डेंसिटी ऑफ H2O नहीं है। अगर कहीं पे डेंसिटी ऑफ H2O नहीं होगा तो उसे हम लोग डेंसिटी ऑफ H2 1 kg पर लीटर अज्यूम कर लेंगे, 1 kg पर लीटर। तो मास ऑफ H2 इससे निकाल पाएंगे, मास ऑफ H2O विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1 kg पर लीटर इंटू 1 लीटर, दैट इज 1 kg। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, अगर H2O का मास मिल गया तो मोल्स ऑफ H2O फाइंड हो जाएगा। फिर मोल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 1000 upon 18, that is equal to 55.55 मोल। ये मिल गया। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ यूज करते हैं। सो बाय यूजिंग हेनरीज लॉ, P of N2 is equal to KH into X of N2। तो इससे X of N2 मिल जाएगा हमें, X of N2 is equal to P of N2 upon KH। This means X of N2 is equal to P of N2 0.987 bar divided by 76.48 into 10 to the power 3। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0.987 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 76.48। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू मिल रहा है, और सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बहुत स्मॉल वैल्यू है, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन डिनोमिनेटर इग्नोर कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए X of N2 is equal to number of moles of N2 upon number of moles of N2 plus number of moles of H2। इसको लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं बिकॉज N of H2O plus N of N2 is approximately equal to N of H2, तो अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल ही रहेगा। ऑलराइट, अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें हम लोग। X of N2 we have got as 0.987 into 10 to the power -3 divided by 76.48 is equal to N of N2 तो फाइंड ही करना है, और N of H2 हो गया 55.55। That means N of N2 will be equal to 0.987 into 10 to the power -3 multiplied with 55.55 upon 76.48, और ये वैल्यू हमें मिल रहा है मोल्स में, बट आंसर जो स्टेट करना है दैट इज इन मिली मोल्स। सो N of N2 will be equal to 0.987 into 10 to the power -3 multiplied with 55.55 into 10 to the power 3। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग मोल्स को मिली मोल्स में चेंज कर सके, डिवाइडेड बाई 76.48, और ये मिली मोल्स में आंसर आएगा यहाँ पे। तो -3 और +3 ये कैंसिल आउट हो गया, 0.987 multiplied with 55.55 divided by 76.48। ये अगर कैलकुलेट कर ले हम लोग तो उसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ रहा है 0.716 मिली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी का है, टेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। इट सेज H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar. तो STP will stand for standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure। तो न्यू STP के अकॉर्डिंग अगर हम लोग प्रेशर लेंगे, प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 बार। ओके, एंड 0.195 m, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलल, मोलालिटी की बात कर रहे हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ KH। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू KH ऑब्टेन करनी है यहाँ पे।
तो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से P ऑफ H2S हो गया 1 बार, KH हमें आइडेंटिफाई करना है, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट के लिए हेनरीज लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो P ऑफ H2S इज इक्वल टू KH इंटू X ऑफ H2S होगा। X ऑफ H2S यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि दो अननोन हो जाएंगे। अगर X ऑफ H2S आइडेंटिफाई कर लिया तो KH फिर इजिली ऑब्टेन हो सकता है। तो 0.195 m जो दिया हुआ है इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स 0.195 mole of H2S is present in 1 mole of not 1 mole, 1 kg of in 1 kg of water. सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, सो 1 kg of water. तो मास ऑफ H2O मिल गया, तो मोल्स ऑफ H2O फाइंड कर सकते हैं। मोल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल टू गिवन मास 1 kg दैट इज 1000 ग्राम अपॉन 18, तो ये वैल्यू मिल जाएगा 55.55। 1000 अपॉन 18 बार बार यूज हो रहा है तो इसको याद ही कर लेंगे। नाउ अब x ऑफ H2S जब फाइंड करना है तो x ऑफ H2S विल बी इक्वल टू 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.55, ये हमारा x ऑफ H2S हो जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग एक बार ही करें एंड में तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम सेव होगा उससे। सो नाउ बाय यूजिंग हेनरीज लॉ, which is P of H2S is equal to KH into X of H2S. तो P of H2S हमारे पास 1 बार हो गया, then we have KH into 0.195 divided by 0.195 plus 55.55। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से KH मिल जाएगा, KH will be equal to 0.195 plus 55.55 डिवाइडेड बाई 0.195। तो कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं वैल्यू कितना आता है। 0.195 प्लस 55.55, ये 55.745 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.195, ये ऑलमोस्ट 285.87 बार, इसके आसपास की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में मिल रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये IIT-JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अब यहाँ पे दी हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर इज दिस मच, तो KH ऑफ N2 की वैल्यू 1.0 इंटू 10 to the power 5 atm दी हुई है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is 0.8, so X of N2 in air is equal to 0.8. The number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure is, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ऑब्टेन करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ऑब्टेन करना है, हेनरीज लॉ अप्लाई करना है, तो P ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू X ऑफ N2। X ऑफ N2 ऑब्टेन करेंगे पहले। X ऑफ N2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एयर का मोल फ्रैक्शन है, हमें सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन N2 का कितना है ये निकालना है, तो उसके लिए पहले प्रेशर ऑफ N2 चाहिए होगा। सो P ऑफ N2 इज इक्वल टू P ऑफ एयर इंटू X ऑफ N2, क्योंकि जो प्रेशर दिया हुआ दैट इज टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ एयर, इट इज नॉट प्रेशर ऑफ N2। तो एयर का प्रेशर हमारे पास 5 atm है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 0.8, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 atm मिलेगा, तो प्रेशर ऑफ N2 4 atm हो गया। नाउ वी कैन यूज हेनरीज लॉ, सो बाय यूजिंग हेनरीज लॉ P of N2 is equal to KH into X of N2। P of N2 हो गया 4, K हो गया 1 इंटू 10 to the power 5 इंटू X of N2। तो यहाँ से X of N2 की वैल्यू मिल जाएगी, X of N2 will be equal to 4 upon 10 to the power 5, that is 4 into 10 to the power minus 5। ओके, अब X of N2 को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग। X of N2 is equal to number of moles of N2
divided by number of moles of N2 plus number of moles of H2 is equal to, so number of moles of N2 हमारे पास जो है वो फाइंड ही करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस H2O को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिख सकते हैं, बिकॉज H2O के नंबर ऑफ मोल्स कंपेरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बहुत स्मॉल वैल्यू मिला है, बिकॉज N ऑफ N2 plus N of H2 is approximately equal to N of H2. तो N of H2 की वैल्यू फिर इसमें पुट कर सकते हैं हम लोग, 4 into 10 to the power minus 5 is equal to N of N2 upon H2O के नंबर ऑफ मोल जो दिए हुए क्वेश्चन में, दैट इज 10 मोल्स, तो 10 पुट कर देंगे यहाँ पे, दैट विल मीन that N of N2 is equal to 4 into 10 to the power minus 5 into 10, that is 4 into 10 to the power minus 4 moles. तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N2 के इन गिवन सॉल्यूशन, and 4 into 10 to the power minus 4 is ऑप्शन ए। अगर हम लोग 10 मोल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, दैट मीन्स आपने कुछ रॉन्ग किया और वो आपका आंसर ऑप्शन से मैच कर जाएगा, और इसलिए आपके आंसर्स रॉन्ग होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट।